हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से साइकेट्री किया है। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूं कि ओसीडी में सेरोटोनिन के अलावा और कौन-कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, आप सबसे पूछा था कि क्या इस बारे में वीडियो बनाऊं, तो आज मैं वीडियो लेके आया हूं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, जिसमें कि हम सब जानते हैं आजकल कि सेरोटोनिन की कमी होती है। लेकिन आजकल रिसर्च में ये पाया गया है और जो फंक्शनल एमआरआई होती है और बाकी जो फंक्शनल इमेजिंग होती है, इसमें पाया गया है कि ब्रेन के कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पाया गया है कि और भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। इस वीडियो के द्वारा आपको ओसीडी को और समझने में मदद मिलेगी कि क्यों ऐसा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कौन-कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेन का जो एरिया इन्वॉल्व होता है उसमें सीएसटीसी लूप कहा जाता है, कॉर्टिको-स्ट्रैटल थैलेमिक कॉर्टिकल लूप होता है, जिसमें कि कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, उसका स्ट्रैटम, उसका थैलेमस इन्वॉल्व होता है और कॉर्पस कैलोसम ये ओसीडी में इन्वॉल्व होता है। इतना कुछ डिटेल में जानने की फ्रेंड्स आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ पाया गया है रिसर्च में कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन में एरिया है और स्ट्रैटम जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे सीएसटीसी लूप का ओवर एक्टिवेशन मतलब ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है ये। तो इसकी वजह से चीज़ें होने लगती हैं ओसीडी में। और ओसीडी की बहुत सारी वजह हैं जिसके बारे में मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, जिसके लिए कि एसएसआरआई दिया जाता है, जैसे कि जो रिसेप्टर जो होते हैं साइनेप्स, वहाँ पे सेरोटोनिन के रीअपटेक को मतलब जो कि जैसे न्यूरॉन्स मान लीजिए 2 न्यूरॉन्स हैं, तो यहाँ पे बीच में जो गैप है, सेरोटोनिन यहाँ पे आ जा रहा है तो उसको डीएक्टिवेट कर दे रहा है। तो उसके जो रीअपटेक मतलब जो ऊपर का न्यूरॉन्स है, जो पहला न्यूरॉन्स है, उसके रीअपटेक को ब्लॉक कर देता है, तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। एक चीज़ होती है। और दूसरी बात होती है डोपामिन का हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस जो एरिया होता है, वहाँ पे डोपामिन के जो लेवल होता है हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है। मीज़ोलिम्बिक पाथवे, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया था कि जो मीज़ोलिम्बिक पाथवे होता है, जो कि मिड ब्रेन से लेकर उस और न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस तक जाता है, जो कि बेसल गैंग्लिया में होता है, तो वहाँ पे डोपामिन का हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है। इसीलिए कई बार जो रेजिस्टेंट ओसीडी होती है, जो कि ज़्यादा गंभीर होती है, वहाँ पे हम एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। ये भी पाया गया है कि रिसर्च में पाया गया है कि इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, वहाँ पे ग्लूटामेट का ज़्यादा बढ़ जाता है। जो ग्लूटामेट होता है वो एक एक्साइटेटरी केमिकल होता है, मतलब एक्साइटेशन करता है, और गाबा जो केमिकल होता है इसका लेवल डाउन हो जाता है। ये सब रिसर्च की फाइंडिंग है, इनके बारे में डिटेल जानेंगे तो आप परेशानी हो जाएंगे। और तीसरा केमिकल जो होता है इसमें नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है डिसर्कुलेशन हो जाता है, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, जो कि क्लोनिडीन एक ड्रग्स होती है उसको इससे रिस्पॉन्स करता है। कुछ और केमिकल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, वैसोप्रेसिन का लेवल बढ़ जाता है, तो इन सारे केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है। वहाँ पे शक वहम ज़्यादा होने लगता है, इंसान को समझाने से वो समझता नहीं है, तब इतना ज़्यादा उसको डेल्यूजनल फॉर्म का हो जाता है। इसलिए उसको एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स हम देते हैं, डोपामिन का लेवल कम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओसीडी में सिर्फ सेरोटोनिन की ही कमी होती है। अब रिसर्च में पाया गया है कि काफ़ी सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेनली जो इन्वॉल्व होता है केमिकल वो सेरोटोनिन होता है। जैसे कि मन उदास रहना, अच्छा नहीं लगना, तो ये जो केमिकल जो होता है मेनली यही इन्वॉल्व होता है। इसलिए एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, और बाकी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जैसे कि कंडीशन हो। इससे पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ब्रेन का कौन सा एरिया होता है जिसमें कि मेन चेंजेस आते हैं। तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस एक्कम्बेंस जो एरिया होता है वहीं पे डोपामिन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इम्पल्सिव कंपल्सिव सर्किट के लिए। मतलब क्योंकि ये जो ओसीडी होता है एक तरह से इम्पल्स आता है इंसान का, उसको एक अर्ज आती है कि नहीं, मुझे मन में विचार आता है कि नहीं हाथ साफ नहीं, हाथ धुलना है, ठीक है, तो उसको लेकर कंपल्शन होता है। कंपल्शन का मतलब कि उसको रोक नहीं पाता है। एक इम्पल्शन होता है, इम्पल्सिव मतलब उसका कि वो अपने विचारों को रोक नहीं पा रहा, उसके मन में अनचाहे विचार आ रहे हैं और उसकी वजह से उसको कंपल्शन हो रहा है कि ना चाहते हुए भी हाथ धुल रहा है। तो ये जो इम्पल्सिव कंपल्सिव सर्किट है ये इन्वॉल्व होती है। यह स्ट्रैटम और हमारा जो मैंने आपको बताया कि जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस होती है, और उसके बाद थैलेमस इन्वॉल्व हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसके बारे में मैं फिर कभी और डिटेल में बताऊंगा, इस सीएसटीसी लूप को ही डिस्क्राइब करूंगा अगर आप सब जानना चाहेंगे तो। ये काफ़ी हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि समय लगेगा इसमें आपको समझने में। काफ़ी टेक्निकल टर्म्स भी मैंने बता दिए हैं,
बहुत लोगों को तो बहुत केमिकल पता भी नहीं होंगे, लेकिन मेनली आपको जो मेन केमिकल मैंने बता दिया। और ट्रीटमेंट जैसा कि मैं पहले बताया हूँ वही सब ट्रीटमेंट होता है। मिक्स ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है, जो कि मेडिसिन्स प्लस काउंसलिंग। अभी मेरे यहाँ एक पेशेंट आई थी, मैं आप सबको आखिरी में जाते जाते बता देता हूँ। उसको एक बार ट्यूमर हो चुका था पहले, और उसकी वजह से उसका एक फेफड़ा, एक लंग निकाला जा चुका था। वो जो लेडी थी उसको 5 घंटे नहाती थी, इवन ठंडी में, ठंड में भी नहाती थी। मात्र 3 महीने के अंदर, 2 ढाई महीने के अंदर जो औरत 5 घंटे नहाती थी, वो आज के टाइम में आधे घंटे नहाने पे आ चुकी है। जिसमें कि मैंने दवाइयाँ दी और साथ साथ उसकी काउंसलिंग की। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। हाँ, काउंसलिंग मैंने समय दिया और उसको प्रॉपर एक तरीका बताया, गाइडेड तरीका बताया कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसको समझकर क्या उसकी समस्याएं थीं और उसका क्या एनवायरनमेंट है, उसकी सोच कैसी है, उसका माहौल कैसा है। जैसे अब चूँकि उसका एक ही फेफड़ा है तो उसको लेकर प्रॉब्लम थी। घर में वो विधवा है, उसके पति नहीं है, तो वो उसकी एक समस्या थी। और बाकी बच्चे हैं, परेशानी है। तो बहुत कुछ चीज़ों को समझते हुए मैंने उसका इलाज किया और आज वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। अब उसका इलाज मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 दिन, महीना भर और चलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। 70 से 80% वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे जो अपने माइंड को लेकर और लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ही एजुकेट होना चाहते हैं या जल्दी प्रोटेक्ट होना चाहते हैं, वो उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। आप जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।